नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यह कहकर नेतन्याहू को बड़ा झटका दे दिया कि अगर गाजा की जिम्मेदारी संभालने का प्लान नहीं बदला गया तो अमेरिका उनका साथ नहीं देगा। और इजरायल की सेना ने रॉकेट बनाने में माहिर माने जाने वाले हमास के कमांडर अबू जिना को हवाई हमले में ढेर करने का दावा कर दिया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी हमास समर्थक चरमपंथी संगठन सन्स ऑफ अबू जिंदाल ने ली और खुद को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी संधि से अलग करने वाले रूस ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल के संकेत दिए, जिससे दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दिखने लगी। बड़ी खबर आई गाजा पट्टी पर इजरायल के प्लान से जुड़ी। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि गाजा पट्टी पर नेतन्याहू के प्लान से बाइडेन खुश नहीं है। दावा है कि अमेरिका ने साफ कर दिया कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद अगर इजरायल गाजा पट्टी से बाहर नहीं निकलता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। इससे पहले नेतन्याहू ने इस बात की तरफ इशारा किया कि गाजा पट्टी में अपना मकसद पूरा होने के बाद भी इजरायल की सेना लंबे वक्त तक वहां रह सकती है। और अटकलें हैं कि इजरायल इस जंग को जीतने के बाद गाजा पट्टी में सैन्य अड्डे बनाने पर भी विचार कर रहा है। इजरायल ने इसके लिए अपनी सुरक्षा का हवाला भी दिया। हालांकि दावा है कि अमेरिका इजरायल की इस योजना से सहमत नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह नेतन्याहू का वो बयान है जिसमें उन्होंने गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। नेतन्याहू के मुताबिक इजरायल इस युद्ध के खत्म हो जाने के बाद अनिश्चित काल के लिए गाजा पट्टी की जिम्मेदारी लेने पर विचार कर रहा है, जिसका मतलब है कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों का पूरी तरह सफाया करने के बाद भी इजरायल की सेना गाजा पट्टी नहीं छोड़ेगी। लेकिन दावा है कि नेतन्याहू का ये प्लान अमेरिका के गले नहीं उतर रहा। इसीलिए उसने दो टूक कह दिया कि अगर इजरायल ऐसा कदम उठाता है तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। अमेरिका मानता है कि गाजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करना इजरायल के लिए अच्छा नहीं होगा। और अमेरिका का ये रुख नेतन्याहू के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गाजा पट्टी में इजरायल का होना जरूरी है। नेतन्याहू ने दलील दी कि हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर वाली घटना को दोहरा भी सकते हैं, जिसे रोकने के लिए इजरायल की सेना का गाजा पट्टी में होना जरूरी है ताकि वो हमास के लड़ाकों पर लगाम लगा सके। जबकि इस जंग की शुरुआत में उसने साफ कर दिया था कि उसका मकसद सिर्फ हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारना है और इस अभियान के पूरा हो जाने के बाद उसकी सेना गाजा पट्टी से वापस आ जाएगी। लेकिन इजरायल अब ये दलील दे रहा है कि अगर उसकी सेना गाजा पट्टी से बाहर निकल जाएगी तो आने वाले वक्त में इजरायल की सुरक्षा फिर खतरे में पड़ सकती है। इजरायल इन दिनों उत्तरी गाजा में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। माना जाता है कि गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में ही हमास के कई टॉप कमांडर और हजारों लड़ाके छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश में इजरायल की सेना दिन रात जुटी है। और इस काम में अमेरिका खुलकर इजरायल की मदद कर रहा है। वो जंग की शुरुआत से इजरायल को कई बार खतरनाक हथियारों की खेप भिजवा चुका है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि वो जंग खत्म होने के बाद इजरायल की मदद नहीं करेगा। यानी उसका साफ इशारा गाजा पट्टी पर इजरायल के कब्जे को लेकर है, क्योंकि इजरायल गाजा पट्टी में अपना मिशन पूरा होने के बाद भी रुकना चाहता है। दावा तो यह भी है कि इजरायल वहां के अलग अलग इलाकों में अपने सैन्य अड्डे तक बनाने की फिराक में है ताकि वो हर वक्त गाजा पट्टी की निगरानी कर सके। लेकिन अमेरिका इस प्लान में उसके साथ नहीं है। It's also clear that Israel cannot occupy Gaza. अमेरिका के मुताबिक गाजा पट्टी पर न तो हमास का कब्जा होना चाहिए और न ही इजरायल का। यानी अगर इजरायल ने गाजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करना चाहा तो उसे अमेरिका का साथ नहीं मिलेगा। और तब अगर इजरायल पर फिर हमला हुआ तो उसे अकेले ही अपने दुश्मनों से भिड़ना पड़ सकता है। यही बात अमेरिका ने इजरायल को इशारों में समझा दी, क्योंकि अमेरिका को डर है कि गाजा पट्टी का हाल कहीं वेस्ट बैंक की तरह ना हो जाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से बाइडेन ने इजरायल को गाजा पट्टी पर कब्जा न करने की नसीहत दी, क्योंकि वेस्ट बैंक वो इलाका है जो इजरायल और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी की जड़ है। वेस्ट बैंक के 40% हिस्से पर फिलिस्तीन का कंट्रोल है, जबकि बाकी हिस्से को इजरायल चलाता है। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच हमेशा जंग जैसे हालात बने रहते हैं। इसी तरह गाजा पट्टी पर इजरायल ने 1967 की जंग के बाद कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में उसे गाजा पट्टी को छोड़ना पड़ा था और 2007 से वहां हमास की हुकूमत चलती है। लेकिन अटकलें हैं कि इजरायल गाजा पट्टी में हमास का सफाया करने के बाद एक बार फिर उस पर कब्जा करना चाहता है।
हालांकि अमेरिका उसे समझाने में जुटा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उसे इस बात का डर है कि वेस्ट बैंक की तरह गाजा पट्टी भी इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि तब वेस्ट बैंक के साथ साथ गाजा पट्टी से भी उस पर आए दिन हमले हो सकते हैं, जिसके लिए अमेरिका को बीच में कूदना पड़ेगा। और इस बीच हमास ने इजराइल को चेतावनी दे दी कि वो गाजा पट्टी पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। हमास ने दो टूक कहा कि गाजा पट्टी में उसे कोई नहीं हरा सकता। और इसके साथ ही उसने अमेरिका को इस मामले में टांग न अड़ाने की नसीहत भी दे दी। हमास की तरफ से जारी बयान में साफ किया गया कि गाजा पट्टी पर शासन का मुद्दा फिलिस्तीनियों का है और कोई भी जबरदस्ती वहां कब्जा नहीं कर सकता। इससे पहले अमेरिका ने यह बयान दिया था कि गाजा पट्टी में हमास का अब कोई भविष्य नहीं है, यानी जल्द ही हमास का सफाया हो जाएगा। लेकिन हमास ने इन दावों को खारिज करते हुए अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी। और उसका ये बयान उस वक्त सामने आया जब नेतन्याहू ने जंग खत्म होने के बाद भी गाजा पट्टी से बाहर न निकलने का इशारा किया, जिसका मतलब यह है कि हमास अपनी चेतावनी को सही साबित करने के लिए इजराइल की सेना पर भीषण हमला भी कर सकता है। और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यही नहीं, उसने इजराइल से युद्ध विराम की मांग भी कर दी ताकि गाजा पट्टी में आम नागरिकों तक मदद पहुंचाई जा सके। अमेरिका ने गाजा पट्टी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने पर जोर दिया। उसने इजराइल से कुछ देर तक हमले रोकने की भी अपील की। यही नहीं, अटकलें तो ये भी हैं कि अमेरिका इजराइल से 3 दिनों तक युद्ध रोकने की भी मांग कर सकता है, ताकि उस दौरान गाजा पट्टी के शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही उत्तरी गाजा में फंसे लाखों लोगों को दक्षिण गाजा में भेजा जा सके, जिससे वो भीषण हमलों से अपनी जान बचा सके। अमेरिका को गाजा पट्टी में फंसे अपने नागरिकों की भी चिंता है। उसके अलावा दावा है कि कई अमेरिकी नागरिक 7 अक्टूबर के बाद से ही हमास के लड़ाकों के कब्जे में। हालांकि हमास ने कुछ दिनों पहले 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया था, लेकिन बाकी बंधकों के बारे में न तो इजराइल पता लगा पाया और न ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ही कामयाबी मिल सकी। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि वो तब तक जंग खत्म नहीं करेंगे जब तक हमास के सभी लड़ाके मारे नहीं जाते। वो सभी बंधकों को छुड़वाने तक युद्ध लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि नेतन्याहू ने कुछ देर तक हमले रोकने का भी इशारा किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं करेगा, यानी गाजा पट्टी में ये भीषण जंग जारी रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक इजराइल का मकसद पूरा नहीं हो जाता। हमास के लड़ाकों के खात्मे के लिए इजराइल पहले ही गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का दावा कर चुका है। इसके अलावा गाजा शहर को भी इजराइल की सेना पिछले कई दिनों से घेर कर खड़ी है, यानी गाजा पट्टी में इजराइल अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। इसके लिए इजराइल ने अपनी वायु सेना के साथ साथ थल सेना की भी कई ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया। दावा है कि इजराइल की सेना हमास की सुरंगों के जाल को तबाह करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। और दावा है कि उसने गाजा पट्टी के कई इलाकों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू के सलाहकार ने साफ कर दिया कि इजराइल गाजा पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने गाजा पट्टी पर कब्जे की अटकलों को भी खारिज कर दिया। नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक गाजा पट्टी से हमास को खत्म करने के बाद इजराइल उस पर कब्जा करने का प्लान नहीं बना रहा, बल्कि वो अपनी सुरक्षा के लिए वहां अपने सैनिकों को तैनात करना चाहता है, ताकि इजराइल में फिर 7 अक्टूबर वाली घटना ना हो सके। यानी मार्क रेगेव के मुताबिक इजराइल गाजा पट्टी पर शासन नहीं करने की फिराक में है, लेकिन वहां के अलग अलग शहरों में वो अपने सैन्य अड्डे बना सकता है। इसके साथ ही नेतन्याहू के सलाहकार ने उम्मीद जताई कि इस जंग के खत्म होने के बाद गाजा के हालात सुधर जाएंगे और दूसरे देशों की मदद से गाजा पट्टी की सूरत एक बार फिर ठीक हो जाएगी। माना जा रहा है कि अमेरिका के सख्त दबाव के बाद इजराइल ने अपने रुख में थोड़ी नरमी लाई। बड़ी खबर आई जंग में हमास के एक और बड़े कमांडर के मारे जाने से जुड़ी। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास की रॉकेट यूनिट के प्रमुख अबू जिना को मार गिराया। इजराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर को अबू जिना के बनाए प्लान के मुताबिक ही करीब 5000 रॉकेट इजराइल पर बरसाए गए थे, यानी अबू जिना ही 7 अक्टूबर के रॉकेट हमलों का मास्टरमाइंड है। हमास के इस कमांडर को रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे रॉकेट बनाने में महारत हासिल थी। इजराइल के मुताबिक उत्तरी गाजा में बंकर में छिपकर बैठे अबू जिना को उसकी सेना ने आसानी से मार गिराया। मतलब इजराइल ने 7 अक्टूबर को खुद पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला ले लिया और अबू जिना नाम का यह कमांडर इजराइल की इसी लिस्ट में था। इजराइल की सेना के मुताबिक उसके जवानों को रॉकेट मैन कहे जाने वाले अबू जिना को ढेर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई। और इसके साथ ही इजराइल की सेना ने हमास के उस मुख्यालय को भी तबाह करने का दावा किया जहां हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा रखा हुआ था। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें चारों तरफ धुएं का गुबार उठता नजर आया।
इजराइल की सेना के मुताबिक इस हमले में हमास का रॉकेटमैन कहा जाने वाला कमांडर अबू जिना भी मारा गया, जो हमास के लिए रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। ऐसे में हमास के मुख्यालय पर हमला कर इजराइल की सेना ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए और हमास के कमांडर अबू जिना के साथ साथ उसके हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। और इजराइल का दावा है कि उसके इस हमले से हमास को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इजराइल की सेना ने न सिर्फ हमास के हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया बल्कि उसके कमांडर अबू जिना को भी मार गिराया। इजराइल का आरोप है कि उस पर हुए हमले में उसने अहम भूमिका अदा की थी। और इसके लिए इजराइल की सेना ने एक फाइटर जेट को भेजा और हमास के उस मुख्यालय को निशाना बनाया जहां हमास का कमांडर अबू जिना मौजूद था। खबर है कि छोटे रॉकेटों और बमों का एक बड़ा जखीरा भी इस ऑपरेशन में नष्ट हो गया। दावा तो ये तक है कि यह ऑपरेशन खासतौर पर अबू जिना को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था। इजराइल की सेना हमास के खात्मे के लिए लगातार गाजा में छोटे छोटे ऑपरेशन चला रही है ताकि वो धीरे धीरे कर हमास के एक एक कमांडर को ढेर कर सके। इसके लिए इजराइल की सेना हमास के ठिकानों को ढूंढ रही है और चुन चुन कर उन पर बम बरसा रही है। अबू जिना का नाम हमास के उन कमांडरों की लिस्ट में था जिनकी तलाश इजराइल की सेना लंबे वक्त से कर रही है। इसीलिए इजराइल की सेना ने अपने फाइटर जेट को हमास के उस हेडक्वार्टर पे हमला करने के लिए भेज दिया, जिसके कुछ ही देर बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और वो मुख्यालय तबाह हो गया और हमास का कमांडर अबू जिना भी ढेर हो गया। मतलब इजराइल को इस हमले में दोहरी सफलता मिली, क्योंकि एक तरफ तो उसने हमास के उस जखीरे को तबाह कर दिया जो इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था, दूसरी तरफ उसने हमास के रॉकेटमैन अबू जिना को भी मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि इजराइल पर हमला करने के लिए हमास के लड़ाकों ने जिन रॉकेटों का इस्तेमाल किया था वो अबू जिना ने ही बनाए थे। अबू जिना रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। इसके साथ ही वो हमास की रॉकेट फैक्ट्री का भी हेड था, क्योंकि उसने हमास के लड़ाकों के लिए हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा तैयार कर दिया था, जिसके दम पर हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। कुछ दिन पहले इजराइल की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें हमास की बनाई पाइप मिसाइलों को दिखाया गया था। आरोप लगा था कि हमास के लड़ाकों ने पानी के पाइपों में बारूद भरकर उन्हें मिसाइल में बदल दिया था और उन्हीं मिसाइलों से 7 अक्टूबर को ताबड़तोड़ वार किए थे। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों को बनाने वाली जो टीम थी उसकी अगुवाई अबू जिना ही करता था और इजराइल ने उसी अबू जिना को मौत की नींद सुलाने का दावा कर दिया। इजराइल की फौज हमास को कमजोर करने के लिए गाजा में घुसकर लगातार हमास के कमांडरों को निशाना बना रही है, क्योंकि इजराइल की सेना जानती है कि वो हमास के कमांडरों को ढेर कर उसे कमजोर कर सकती है, जिसके बाद हमास खुद उसके सामने घुटने टेक देगा। और अपने इसी प्लान को कामयाब करने के लिए इजराइल की फौज हमास के कमांडरों को चुन चुन कर मार रही है, लेकिन इसके लिए उसने अपनी रणनीति बदल दी और गाजा में घुसकर कोई बड़ा अभियान करने की जगह छोटे छोटे ऑपरेशन को अंजाम दिया। दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने एक के बाद एक हमास के कई ठिकाने तबाह कर दिए और इस दौरान हमास के कई टॉप कमांडर भी ढेर हो गए। लेकिन इजराइल अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कसम खा चुके हैं कि वो हमास के अंत तक जंग जारी रखेंगे और इसीलिए इजराइल अब तक हमास के कई बड़े कमांडरों का खात्मा कर चुका है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद गाजा में घुसी इजराइल की सेना ने वहां मौजूद हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें हमास के कई कमांडर ढेर हो गए। 2 रोज पहले ही इजराइल ने एक ऑपरेशन में हमास के टॉप कमांडर जमाल मूसा को ढेर करने का दावा किया था। आरोप है कि उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा इजराइल ने हमास की इकलौती महिला कमांडर जमीला अल शंती और दूसरे बड़े कमांडर जिहाद माहिसन को भी मार गिराया था। बताया गया कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही वहां की सेना जिहाद माहिसन की तलाश में थी। वहीं इजराइल की फौज ने हमास के कमांडर ममदू शलबिया को भी ढेर कर दिया था। इजराइल की सेना के मुताबिक कमांडर ममदू शलबिया ने समंदर के रास्तों से उसके सैनिकों को घेर कर भीषण बमबारी कर दी थी। ब्रेकिंग न्यूज है गाजा में इजराइल की फौज के ऑपरेशन पर। खबर है कि इजराइल की फौज ने गाजा में 2 मस्जिदों को निशाना बनाया है। इजराइल इससे पहले भी कई मस्जिदों को निशाना बना चुका है। गाजा की 2 मस्जिदों पर बमबारी की खबर है। इजराइल का आरोप है कि गाजा में हमास के लड़ाके मस्जिदों को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए मस्जिद को निशाना बनाया गया। अब तक गाजा में 40 से ज्यादा मस्जिदों पर इजराइल की फौज हमले कर चुकी है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजराइल से। नीरज, और क्या पता चल रहा है मस्जिदों पर हमले में?
जी किशोर, देखिए 33 दिन हो चुके हैं और अब तक 40 मस्जिदों पे हमला हुआ है, लेकिन अब तक उत्तर गाजा के इलाके में, खासकर अगर बात करें गाजा सिटी, बेत लहिया, बेत हनून, जबालिया के मस्जिदों पर हमले हुए थे, लेकिन इस बार खान यूनिस के पश्चिम इलाके में 2 मस्जिदों पर हमले की खबर है। और बार बार IDF की तरफ से ये कहा जाता है कि हमास के आतंकी इसे शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए जब हमास के आतंकियों पे हमला होता है तो मस्जिद पे हमला होता है। और पहले भी इस तरह के आरोप हमास पर IDF की तरफ से लगाया जा चुका है कि बार बार हमास के आतंकी स्कूल, मस्जिद, अस्पताल की आड़ में IDF पे हमला कर रहे हैं और इसीलिए जवाबी कार्रवाई IDF को करनी होती है। और उधर इजराइल ने दावा कर दिया कि उसकी सेना ने हमास के लादेन यानी यहिया सिनवार को बंकर में घेर लिया। यहिया सिनवार इस्माइल हानिया के बाद हमास का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, जो इजराइल की फौज के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन इजराइल ने भी हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए एक बयान जारी किया और दावा किया कि यहिया सिनवार गाजा शहर में अपने ही बंकर में घिर चुका है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि वो हमास के कमांडर या हमास के किसी लड़ाकों से संपर्क नहीं कर पा रहा है, जो हमास के लिए कड़ी चुनौती बताई जा रही है। गाजा में हमास ने अपने कमांडरों और लड़ाकों को बचाने के लिए वहां सुरंगों का जाल बिछा रखा है, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन यहिया सिनवार अपने ही बिछाए जाल में फंस गया, ऐसा दावा है। क्योंकि इजराइल हमास की उन सुरंगों को तबाह करने के लिए जमीनी ऑपरेशन के अलावा लगातार एयर स्ट्राइक और समंदर से भी हमले कर रहा है, जिससे यहिया सिनवार का इजराइल की सेना के वार से बचना मुश्किल माना जा रहा है। क्योंकि गाजा में इजराइल की सेना शिफा अस्पताल से करीब 700 मीटर दूर है और कुछ ही वक्त में वो हमास पर काल बनकर टूटने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक गाजा शहर में काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं, जो किसी भी वक्त हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार को मौत के घाट उतार देंगे, जिसके लिए इजराइल की सेना अपनी कमर कस चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की फौज गाजा के उत्तर पश्चिम इलाकों पर नजरें गड़ाए बैठी है, क्योंकि इसी इलाके में शिफा अस्पताल, जो हमास के टॉप कमांडरों और लड़ाकों का अड्डा माना जा रहा है। यही नहीं, शिफा अस्पताल की आड़ में ही यहिया सिनवार भी अपने आप को इजराइल की सेना से छुपाए बैठा है। लेकिन इजराइल ने भी चेतावनी दे दी कि अब वो ज्यादा दिनों तक खुद को बंकर में महफूज नहीं रख सकता, क्योंकि इजराइल की सेना हमास की सुरंगों के खिलाफ अपना जाल बिछा चुकी है, जिससे सुरक्षित बाहर निकलना यहिया सिनवार के लिए मौत को मात देने जैसा साबित होगा। और दावा किया जा रहा है कि शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है, जिसके अंदर छिपकर हमास के टॉप कमांडर इजराइल के अलग अलग शहरों में बड़े हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे मिट्टी में मिला देने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजराइल ने दावा किया कि हमास शिफा अस्पताल को अपने बेस कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहा है और जंग शुरू होने के बाद से हमास के लड़ाके इजराइल की सेना से बचने के लिए इस अस्पताल को अपना ठिकाना बना रहे हैं, क्योंकि दावा किया गया कि शिफा अस्पताल के नीचे सुरंगों में आने जाने का रास्ता बना हुआ है। इसलिए इजराइल की सेना ने शिफा अस्पताल को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि हमास ने इजराइल के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन इजराइल ने दावा किया कि उसे ये जानकारी हमास के उस लड़ाके ने दी जिसे उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद पकड़ा था। इजराइल के मुताबिक वहां से सुरंगों में घुसने के एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, जो एक तरह से हमास के कमांडरों और लड़ाकों के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि शिफा अस्पताल के नीचे बने बंकरों में ही यहिया सिनवार छिपा हो सकता है और इजराइल की सेना ने उस तक जल्द ही पहुंचने का बड़ा दावा कर दिया, क्योंकि आरोप है कि वो यहिया सिनवार ही था जिसके इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। इजराइल के मीडिया के मुताबिक यहिया सिनवार ने न सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों से हमले की रणनीति बनाई थी, बल्कि सुरंगों के जरिए इजराइल में घुसने का प्लान भी उसी का था, जिसे ढूंढना इजराइल की सेना के साथ उसकी खुफिया एजेंसी मुसाद के लिए जंग में जीत हासिल करने जैसा हो गया था। लेकिन हमास का नामो निशान मिटा देने की ठान चुकी इजराइल की फौज ने उसके बंकर का पता लगाने का दावा कर दिया। इजराइल के मुताबिक वो गाजा में कहीं और नहीं बल्कि शिफा अस्पताल के नीचे बंकरों में छिपा हो सकता है और उसे धर दबोचने के लिए इजराइल ने अपनी चाल चल दी। लेकिन यहिया सिनवार को पकड़ना इजराइल की सेना के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। आरोप है कि सिनवार ने ही इजराइल में मौत का खूनी खेल खेला था और 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले के बाद से इजराइल की सेना उसका पता लगाने में नाकाम रही है। लेकिन हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजराइल की फौज ने उसके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर ली। मतलब ये कि इजराइल में बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या कर उसे गहरे जख्म देने वाला यहिया सिनवार अब किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता।
क्योंकि वहां की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद उसके ठिकाने का पता लगाने का दावा कर चुकी है। साल 2015 में तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था, जिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए इजरायल की सेना उसे खान यूनिस का कसाई भी कहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहिया सिनवार 1962 में दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था और उसे 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। सिनवार करीब 24 साल तक इजरायल की जेल में बंद रहा था, लेकिन 2011 में हमास ने इजरायली सेना के एक सैनिक के बदले उसे जेल से रिहा करा लिया था और रिहाई के बाद से ही यहिया सिनवार इजरायल के लिए चुनौती बन गया था। और सिनवार की इसी आतंकी मानसिकता की वजह से उसकी तुलना खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन से भी की जाने लगी। उसामा बिन लादेन ही वो मास्टरमाइंड था जिसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर भीषण हमले कर उसे दहला दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। 22 साल बीतने के बाद भी अमेरिका में लोगों के जहन में भयानक हमलों का खौफ जिंदा है। इसलिए इजरायल की सेना ने यहिया सिनवार को हमास का बिन लादेन बता दिया, क्योंकि दावा है कि इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए ताबड़तोड़ हवाई हमलों के पीछे उसका ही हाथ था। जैसे अमेरिका 9/11 हमलों से दहल गया था, ठीक वैसे ही इजरायल पर एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर वहां तबाही मचा दी गई। इजरायल की सेना के मुताबिक हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया और यहिया सिनवार जैसे खतरनाक कमांडरों ने इसकी प्लानिंग की और इजरायल के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। बड़ी खबर आई इजरायल के बंधकों से जुड़ी। खबर है कि इजरायल की सेना ने हमास की कैद में मौजूद बंधकों को छुड़ाने के लिए नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक बंधकों तक पहुंचने के लिए वहां की सरकार ने आईटी इंजीनियरों की एक टीम बनाई है जो बंधकों की सटीक लोकेशन पता करने में जुटी हुई। बताया गया कि इस टीम में इजरायल ने अपने शातिर हैकरों को भी शामिल किया है। इजरायल की सेना पिछले 1 महीने से अपने बंधकों की तलाश कर रही है, लेकिन उसके हाथ खाली हैं, जबकि इजरायल की सेना के साथ साथ वहां की खुफिया एजेंसी ने भी बंधकों की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। और जब इजरायल ने तकनीक की मदद से भी बंधकों की तलाश तेज कर दी है, जिसके लिए नेतन्याहू के इशारे पर आईटी इंजीनियरों की एक टीम बना दी गई, जिसकी मदद से बंधकों की पहचान की जा रही है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक उस टीम में आईटी एक्सपर्ट के साथ हैकरों को भी शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि ये टीम 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों के बारे में छोटी से छोटी जानकारी जुटा रही है। इतना ही नहीं, बंधक बनाए गए लोगों की तस्वीरें भी तैयार की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्हें आखिरी बार कब और कहां देखा गया था। दावा किया जा रहा है कि 60 बंधकों की पहचान भी कर ली गई है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबर सामने आई थी कि बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल की एजेंसियां जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर भी शामिल बताया गया, जिसे लोगों के फोन में डालकर उनकी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दावा किया गया कि इजरायल की सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनियों की मदद ले रही हैं। लेकिन इजरायल की इस कोशिश के बीच हमास ने यह आरोप लगाया कि इजरायल विदेशी नागरिकों की रिहाई में अड़ंगा लगा रहा है। हमास ने दावा किया कि कुछ दिन पहले वो गाजा से 12 विदेशी बंधकों को रिहा करने वाला था, लेकिन इजरायल ने ही उनकी रिहाई में रुकावट पैदा कर दी, जिसकी वजह से उन बंधकों को भी रिहा नहीं किया गया। हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल ये नहीं चाहता है कि वो विदेशी नागरिकों को छोड़ दे। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल को डर लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी तो उसके साथ बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर कई देश खड़े हैं। दावा किया गया कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजरायल से 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था, तो उनमें अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा कई देशों के नागरिक शामिल थे। यही वजह रही कि अमेरिका और ब्रिटेन लगातार बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल को पूरा समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अगर एक बार हमास ने इजरायल के बंधकों के अलावा दूसरे देशों के बंधकों को छोड़ दिया तो इजरायल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसे दूसरे देशों से मदद मिलनी बंद हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो इजरायल पर आफत आ जाएगी, क्योंकि बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए इजरायल की सेना बंधकों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गाजा में घुसकर भी इजरायल के जवान चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में बंधकों तक पहुंचा जा सके, लेकिन इजरायल की सेना के हाथ अभी तक खाली हैं। यही वजह रही कि इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है और वो सड़क पर भी उतर रहे हैं। और ऐसी खबरें आ रही है कि इजरायल के लोग हमास से भी अपने लोगों को छोड़ने की अपील कर रहे हैं। एक महिला ने तो हमास से उसे भी बंधक बनाने की अपील कर दी ताकि वो अपनी बेटियों के साथ रह पाए। यानी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इजरायल के लोग अब खुद भी आगे आने लगे हैं और इसीलिए नेतन्याहू पर भी बंधकों को छुड़ाने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। तो बंधकों का मुद्दा इजरायल की संसद में भी खूब उठ रहा है। वहां संसद सत्र के दौरान खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गई
और बंधकों के मुद्दे पर चर्चा भी हुई। वहां की संसद में खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं। यानी बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू पर अब चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल के सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और यरूशलेम में इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार से गुहार लगाई, क्योंकि हमास ने 1 महीने पहले उनके लोगों को बंधक बनाया था, लेकिन अब तक उन्हें आजाद नहीं किया जा सका। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री शुरुआत से ही ये कहते आए हैं कि वो बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजराइल की सेना गाजा में आसमान से भीषण हमले भी कर रही है ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया है। और इसीलिए इजराइल पर कई देश दबाव बना रहे हैं कि वो गाजा पर हमले रोक दें ताकि हमास पर बंदूकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बार फिर इजराइल का साथ देते हुए साफ कर दिया कि ऐसा करने पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने इजराइल को फूंक फूंक कर कदम रखने की सलाह दे डाली। कई देश ये मांग कर रहे हैं कि इजराइल गाजा में हमले रोक दे ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके, और हमास भी यही चाहता है। और इजराइल को ये डर सता रहा है कि अगर उसने हमले रोक दिए तो हमास अपनी ताकत को और बढ़ा लेगा। इतना ही नहीं, हो सकता है कि हमास उसके बंधकों को गाजा से कहीं दूसरी जगह पहुंचा दे। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हमास इजराइल के बंधकों को ईरान को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो इजराइल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान भी उसका कट्टर दुश्मन है। इसीलिए एंथनी ब्लिंकन ने यह साफ कर दिया कि गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर इजराइल को सोच समझकर फैसला लेना होगा। और एंथनी ब्लिंकन के इस बयान के बीच इजराइल ने एक बार फिर साफ कर दिया कि हमास पर सिर्फ और सिर्फ हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक हमलों की चोट ही हमास को घुटनों पर ला सकती है। और इसीलिए हमास के खात्मे के बाद ही गाजा पर इजराइल की सेना अपने हमले रोकेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस सलाहकार ने हमास को मिटाने की बात दोहराई और साफ कह दिया कि हमास पर जोरदार हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि उसने जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजराइल के बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुलाया था, उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इजराइल की सेना गाजा में जमीनी ऑपरेशन भी तेज कर रही है, क्योंकि गाजा में हमास के जितने ठिकाने तबाह होंगे वो उतना ही कमजोर होगा, जिसके बाद उसके पास इजराइल के बंधकों को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन गाजा में हमले रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है, मगर नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि बंधकों की रिहाई तक सीज फायर नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि गाजा को ईंधन भी नहीं दिया जाएगा। और इजराइल की सेना रुकने के बजाय हमास को बर्बाद करने के लिए और भीषण हमले करेगी। नेतन्याहू ने कह दिया कि अगर हमास को ईंधन चाहिए तो उसे बिना देरी किए बंधकों को छोड़ना होगा, नहीं तो गाजा में इजराइल न तो सीज फायर करेगा और न ही गाजा को ईंधन दिया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही थी कि हमास के लड़ाके पेट्रोल का इस्तेमाल कर बम बना रहे थे ताकि इजराइल की सेना को गंभीर चोट पहुंचाई जा सके। इसीलिए इजराइल भी पूरी तरह सतर्क हो गया है, क्योंकि पहले ही हमास के पास खतरनाक रॉकेट मौजूद है। ऐसे में अगर उसके हाथ और ज्यादा पेट्रोल लग गया तो वो उससे बम बनाकर गाजा में इजराइल की सेना के जमीनी ऑपरेशन के दौरान भीषण हमला करने में सक्षम हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आई इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी तनाव से जुड़ी। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास इजराइल की सेना की टुकड़ी पर जोरदार हमले का दावा किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने यह हमला इजरायली सेना के शिमोरा बेस पर किया, जिसमें इजराइल के कई सैनिकों के बुरी तरह घायल होने की आशंका जताई गई। हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए यह दावा किया कि उसने इसके लिए फूल प्रूफ प्लानिंग की थी। आशंका जताई गई कि इस हमले में इजराइल के कई सैनिक इतनी बुरी तरह जख्मी हुए हैं कि उनकी जान भी जा सकती है। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेबनान से। जावेद, क्या पता चल रहा है हिजबुल्लाह के इस हमले पर? जी किशोर, देखिए हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो जंग है वो बेहद भीषण हो गई है। हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है कि उसने इजराइल की एक सैन्य टुकड़ी को निशाना बनाया, जिसमें हमला इतना घातक था कि इजराइल के कई सैनिक घायल हुए हैं और कई की जान भी जा सकती है। ये दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। देखिए बीती रात इजराइल ने हिजबुल्लाह की ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी और लगातार हिजबुल्लाह भी उसी तरीके से जवाब दे रहा है, और ये बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के सैनिकों पर किया गया है। लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अब जो जंग है वो बहुत तेज होती जा रही है, और ये पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, और आने वाले दिन और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो जंग है वो और बढ़ेगी। जी, और हिजबुल्लाह का दावा है कि इस हमले के लिए उसे इजराइल ने ही मजबूर किया।
हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल ने उसकी सीमा के अंदर धमाके किए जिसमें लेबनान के कई लोगों की जान चली गई। उसका आरोप है कि इजराइल की सेना ने लेबनान के बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और आधी रात में वहां जोरदार रॉकेट बरसाए। इजराइल की सेना ने इस हमले के बाकायदा कई वीडियो भी जारी किए जिनमें लेबनान और इजराइल की सीमा के पास मौजूद कुछ फौजी ठिकानों पर धमाके होते दिखाई दिए। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने सीमा के पास मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों से वार किए। इन धमाकों को देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के अड्डों पर क्लस्टर रॉकेट से वार किया और सीना ठोक के इसकी जिम्मेदारी भी ली। इजराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी सेना की टुकड़ी रॉकेट अटैक करती नजर आई। इस दौरान कुछ सैनिकों ने उन रॉकेटों को ट्रैक भी किया, जिसके बाद इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद करने में कामयाबी हासिल कर ली। और उसके इसी दावे ने हिजबुल्लाह के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के कमांडर इतनी बुरी तरह भड़क गए कि उन्होंने इजराइल को मिट्टी में मिलाने की धमकी दे दी और एक बार फिर यह दोहरा दिया कि अब इजराइल को हिजबुल्लाह के प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि हिजबुल्लाह का मानना है कि इजराइल ने उसके ठिकानों पर जो हमला किया वो उसके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मतलब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल को सीधी चुनौती दे दी। हिजबुल्लाह ने साफ साफ शब्दों में यह ऐलान कर दिया कि वो अपने ठिकानों पर हुए हमलों का बदला जरूर लेगा और उसने ये चेतावनी दी कि उसका ये हमला लेबनान में हुई तबाही से 2 गुना घातक होगा। मतलब वो इजराइल पर इतना भीषण वार करेगा कि नेतन्याहू की नींद हराम हो जाएगी। इस दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाते हुए ये भी कहा कि इजराइल उसके लड़ाकों की असली ताकत से वाकिफ नहीं है। मतलब उसने साफ कर दिया कि लेबनान बॉर्डर पर तनाव अब कम नहीं होने वाला, क्योंकि हिजबुल्लाह की चेतावनी के मुताबिक वो अब इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले का मन बना चुका है। लेकिन इस बीच इजराइल ने साफ कर दिया कि वो लेबनान बॉर्डर पर जंग के लिए तैयार बैठे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि हिजबुल्लाह से टकराने का उनका कोई प्लान नहीं है। मतलब इजराइल का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमास से जंग लड़ने पर है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने साफ कर दिया कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि जब से इजराइल ने गाजा पर हमले किए तभी से लेबनान से लगने वाली उसकी सीमा के पास हिजबुल्लाह के लड़ाके भी सक्रिय हो गए, जिन्होंने पिछले कई दिनों में इजराइल की सेना के कई चेक पॉइंट और ठिकानों को निशाना बनाया। जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी थी कि इजराइल पर लेबनान के रास्ते भी बड़ा हमला हो सकता है। माना जा रहा है कि जंग के इसी नए मोर्चे से बचने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि इजराइल हिजबुल्लाह से किसी तरह का कोई टकराव नहीं चाहता, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह से सीधी टक्कर ली तो फिर इस जंग में ईरान की भी एंट्री हो सकती है। क्योंकि इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह असल में सिर्फ एक मुखौटा है और उसके पीछे आतंक का असली चेहरा ईरान है। और इजराइल के मुताबिक ईरान ही वो देश है जिससे हिजबुल्लाह को ताकत मिलती है। यहाँ तक कि इजराइल और हमास की जंग में भी जब जब हिजबुल्लाह की बात आई, ईरान ने इजराइल को सीधी चेतावनी दी। इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह में तलवारें खिंची तो फिर हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान भी मैदान में जरूर उतरेगा, जिसका मतलब ये होगा कि फिर ये लड़ाई इजराइल और ईरान की हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल बुरी तरह फंस भी सकता है, क्योंकि वो पहले ही गाजा में हमास से जंग लड़ रहा है। और अगर इस लड़ाई में ईरान कूद पड़ा तो इजराइल को इसे जीतने के लिए 4 गुना ताकत लगानी होगी, क्योंकि ईरान की सेना हमास के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। और वो ये जंग अकेले नहीं लड़ने वाला, बल्कि उसके साथ लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के खूंखार लड़ाकों की बहुत बड़ी टोली भी होगी, जो ईरान के एक इशारे पर इजराइल में कत्लेआम मचाने के इरादे से घुस जाएगी। मतलब इजराइल के सामने 2 दुश्मन एक साथ होंगे, क्योंकि एक तरफ गाजा में वो महीने भर से हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है, तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। और माना जा रहा है कि इजराइल इसी दोहरे वॉर से बचना चाहता है, क्योंकि उसके लिए 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ना मुश्किल हो सकता है, और उसका ये डर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि हिजबुल्लाह पहले भी ये साफ कर चुका है कि अगर इजराइल ने जरा सी भी गलती की तो वो उस पर पूरी ताकत से टूट पड़ेगा। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये ऐलान कर दिया कि उनकी सेना लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से टक्कर लेने के पक्ष में नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह के तेवर तल्ख नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हमले के कुछ देर बाद ही हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने एक बार फिर भाषण देने का ऐलान कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी बात रखने आएगा, और उसने इसके लिए शनिवार यानी 11 नवंबर का दिन चुना है। ये वो दिन है जिसे हिजबुल्लाह शहीदी दिवस के तौर पर मनाता है।
और खबर है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इसी दिन दुनिया के सामने एक बार फिर आएगा। मतलब वो 10 दिन के अंदर अंदर दूसरी बार भाषण देगा। इससे पहले 3 नवंबर को वो हमास और इजराइल में जारी जंग के बाद पहली बार दुनिया के सामने आया था, जहां उसने गाजा में जारी हमलों के बारे में खुलकर बात भी की। और 10 दिन गुजरने से पहले ही हसन नसरल्लाह ने दोबारा हुंकार भरने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि 11 नवंबर को हसन नसरल्लाह अपने किसी नए आतंकी प्लान से पर्दा उठा सकता है। और हो सकता है कि उसका ये नया प्लान इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद करने का हो, क्योंकि अपने इस ऐलान के लिए हसन नसरल्लाह ने जो तारीख चुनी वो इजराइल के लिए किसी बुरी सपने की तरह है। 11 नवंबर वो तारीख है जो इजराइल को अपने सीने पर हुए सबसे गहरे जख्म की याद दिलाती है। और हिजबुल्लाह इसे ही अपनी सबसे बड़ी जीत मानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 11 नवंबर 1982 को हिजबुल्लाह ने इजराइल की सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध लगाई थी और उसके लड़ाके अहमद कासिर ने इजराइल के कब्जे वाले तीर में मौजूद इजराइल की सेना के अड्डे पर पहला आत्मघाती हमला किया था। जानकारी के मुताबिक अहमद कासिर ने विस्फोटकों से भरी एक कार को ही इजराइल की सेना की उस बिल्डिंग में घुसा दिया था, जिसके बाद वहां हुए धमाके में इजरायली सेना के करीब 80 जवानों की मौत हो गई थी। और हिजबुल्लाह अपने लड़ाके अहमद कासिर की इसी शहादत को याद करते हुए हर साल शहीदी दिवस मनाता है और इजराइल के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने 11 नवंबर को दुनिया के सामने आने का ऐलान किया है, ताकि वो एक बार फिर इजराइल को 1982 में हुए उस दर्दनाक हमले की याद दिला सके। और सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं, बल्कि गाजा पर इजराइल के हमलों से बढ़ के यमन के हूथी लड़ाकों ने भी इजराइल पर बड़ा हमला करने का दावा कर दिया। हूथी विद्रोहियों के मुताबिक इस हमले में भी उन्होंने पिछली बार की तरह मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। और हूथी लड़ाकों ने बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च होती नजर आई। मिसाइलों को दागने के बाद हूथी लड़ाकों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। और हूथी लड़ाकों की तरफ से बयान जारी करके इजराइल पर 2 दिन पहले बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले करने का दावा किया गया। यानी इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन से हूथी लड़ाकों ने इजराइल को तबाह करने के लिए एक साथ कई मिसाइलें दागी। हमास के खिलाफ चल रही इजराइल की जंग में हूथी लड़ाकों ने भी एक और मोर्चा खोल दिया। इससे पहले भी उन्होंने इजराइल पर क्रूज मिसाइलें दागी थी, लेकिन उस वक्त भूमध्य सागर में इजराइल की सीमा के पास तैनात अमेरिकी युद्धपोत के जरिए उन हमलों को नाकाम करने का दावा किया गया। लेकिन अब फिर से हूथी लड़ाकों के हमले के दावे से इजराइल और अमेरिका समेत सऊदी अरब की भी टेंशन बढ़ गई। यानी हूथी लड़ाकों के इस दावे से एक बात साफ हो गई कि हूथी लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यही नहीं, हूथी लड़ाकों ने इजराइल को चेतावनी भी दी कि जब तक वो गाजा पर हमले नहीं रोकेगा तब तक हूथी विद्रोही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले करते रहेंगे। और इजराइल पर हूथी लड़ाकों के मिसाइल हमले के दावे से इजराइल की परेशानी बढ़नी तय है, क्योंकि यमन का ये चरमपंथी संगठन बेहद ताकतवर माना जाता है। इस संगठन ने ईरान की मदद से यमन की सरकार तक को उखाड़ फेंका था और अब हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर हमले का दावा कर दिया, जिसके बाद इजराइल को अब एक साथ अपने 3 दुश्मनों से लोहा लेना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की शुरुआत हमास के लड़ाकों से हुई, उसके बाद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के हमले हुए और अब यमन के हूथी लड़ाकों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले करने का दावा कर दिया। यानी इजराइल और हमास की जंग में यमन के हूथी लड़ाके फिर से इजराइल को तबाह करने की प्लानिंग में जुट गए। लेकिन हूथी लड़ाकों के हमलों से निपटने के लिए इजराइल ने भी अपनी पूरी प्लानिंग बना ली। इजराइल की सेना के दावे के मुताबिक मिसाइलों के हमले के बाद लाल सागर में सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि हूथी लड़ाकों की मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया जा सके। यही नहीं, इजराइल ने लाल सागर में अपने जहाज भी तैनात कर दिए ताकि नौसेना के जरिए इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को रोका जा सके। सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिकी सेना भी लाल सागर में तैनात है और अमेरिका की सेना लाल सागर से हूथी लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक चुकी है। इजराइल पहले भी दावा कर चुका है कि लाल सागर की ओर से उसकी ओर दागी जाने वाली मिसाइलों को वो ढेर कर चुका है। इसके साथ ही इजराइल ने यह भी दावा किया कि हूथी लड़ाकों के हमलों को रोकने के लिए उसके पास हवाई सुरक्षा की कई परतें हैं, जिन्हें भेद पाना हूथी लड़ाकों के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि हूथी लड़ाकों के हमलों को रोकने के लिए इजराइल की तैयारी भले ही पूरी है, लेकिन हूथी लड़ाकों को हल्के में लेना इजराइल के लिए भूल होगी, क्योंकि 9 साल पहले यमन के गृह युद्ध में ईरान की मदद से हूथी लड़ाकों ने यमन सरकार को मुश्किल में डाल दिया था और यमन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। यमन की सुन्नी सरकार के खिलाफ शिया हूथी लड़ाकों की यह जंग 2014 से चल रही है। अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी अरब भी इस गृह युद्ध में कूद पड़े थे। एक तरफ हूथी विद्रोहियों को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला था,
तो वहीं दूसरी तरफ यमन की सरकार के साथ सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब अब भी खड़ा है और यमन में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से ही हूथी लड़ाके यमन के उत्तरी हिस्से को नियंत्रित करने लगे थे। उधर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हत्या की कोशिश की गई। गनीमत रही कि जानलेवा हमले में वो बाल बाल बच गए। हालांकि पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर हमले की घटना से इनकार किया, लेकिन हमले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ बंदूकधारी लोग फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले को निशाना बनाकर गोलीबारी करते दिखाई दिए। उस वीडियो में महमूद अब्बास की गाड़ी एक घर के बाहर खड़ी दिखाई दी और उसके आसपास मौजूद लोग गोलीबारी करते दिखे। इस दौरान हमलावरों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के एक सुरक्षा कर्मी की गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद भी हमलावर उनके काफिले पर काफी देर तक गोलियां चलाते रहे। गनीमत यह रही कि इस हमले में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को कोई चोट नहीं आई और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हमलावरों से बचा लिया। फिलिस्तीन के मीडिया के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी सन्स ऑफ अबू जंदाल नाम के एक संगठन ने ली और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति पर हुए हमले के बाद सन्स ऑफ अबू जंदाल नाम के संगठन को लेकर चर्चा तेज हो गई, क्योंकि फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इसी संगठन ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी ली। और फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि राष्ट्रपति पर हमला करने वाले संगठन के लोगों ने फिलिस्तीन अथॉरिटी के अधिकारी यूसुफ अहमद रेहान के सम्मान में अपने संगठन का नाम सन्स ऑफ अबू जंदाल रखा है, क्योंकि यूसुफ अहमद रेहान ने अप्रैल 2002 में वेस्ट बैंक के जेनीन शरणार्थी शिविर की लड़ाई का नेतृत्व किया था और रेहान का दूसरा नाम अबू जंदाल भी था। तुर्की की मीडिया ने दावा किया है कि इसी वजह से महमूद अब्बास पर हमला करने वाले खुद को सन्स ऑफ अबू जंदाल कहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कुछ दिनों पहले हमास को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास का मतलब फिलिस्तीन नहीं है। और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जानलेवा हमले के पीछे बड़ी वजह सामने आई। तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि महमूद अब्बास को धमकी दी गई थी, जिसमें उन पर हमला करने वाले संगठन सन्स ऑफ अबू जंदाल ने उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। और तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि उस अल्टीमेटम का समय पूरा होते ही फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर गोलियां चला दी गई, जिसमें उनकी जान बाल बाल बची और इस हमले की जिम्मेदारी भी सन्स ऑफ अबू जंदाल संगठन ने ही ली। तुर्की के मीडिया के मुताबिक हमले से 24 घंटे पहले सन्स ऑफ अबू जंदाल ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को वेस्ट बैंक में इजरायल के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने को कहा था और दावा किया गया कि वक्त पूरा होते ही सन्स ऑफ अबू जंदाल के लोगों ने महमूद अब्बास को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और उसके समर्थक चाहते हैं कि इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन बड़ा कदम उठाए, लेकिन ऐसा न होने पर वो लोग फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बेहद नाराज बताए गए और इसी वजह से हमास के समर्थन वाले संगठन सन्स ऑफ अबू जंदाल ने महमूद अब्बास को निशाना बनाया। महमूद अब्बास पर हुए हमले के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि इजरायल की जंग में उनका रुख देखकर फिलिस्तीन समर्थक संगठनों में ही फूट पड़ने लगी, क्योंकि हमास कई दशकों से फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, यानी वो एक तरह से महमूद अब्बास के साथ ही खड़ा है। लेकिन सन्स ऑफ अबू जंदाल ने हमास का साथी होने के बावजूद महमूद अब्बास पर हमला कर दिया। मतलब ये कि उसने हमास से अलग रास्ता अपना लिया। माना जा रहा है कि इसके पीछे की वजह जंग को लेकर महमूद अब्बास का नरम रुख है, क्योंकि जब से जंग छिड़ी है उन्होंने एक बार भी इजरायल के खिलाफ सख्त रुख नहीं दिखाया, बल्कि कई बार तो महमूद अब्बास ने हमास से दूरी बनाने वाला बयान ही दे दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि हमास की नीतियों और उसके हमलों का समर्थन वो नहीं करते और न ही हमास का मतलब फिलिस्तीन है। माना जा रहा है कि इसी वजह से सन्स ऑफ अबू जंदाल ने उन्हें निशाना बनाया। हालांकि यह हमास से उसके झगड़े की वजह भी बन सकता है। उधर हमास ने दुनिया भर के मुस्लिमों से मदद मांगने के लिए तूफान अल अक्सा नाम का अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत वो लड़ाकों की भर्ती करना चाहता है, क्योंकि पिछले 1 महीने में इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर इतनी बमबारी की कि उसका पूरा साम्राज्य ही बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। और इजरायल के साथ जंग में हमास के हजारों लड़ाके मारे गए, जिसकी वजह से इस जंग को जारी रखने के लिए हमास को और लड़ाकों की जरूरत है और इसीलिए हमास के टॉप लीडर दुनिया भर के मुस्लिम देशों में रैलियां कर रहे हैं। वो लड़ाकों की भर्ती के लिए वीडियो लिंक के जरिए तूफान अल अक्सा नाम का अभियान चला रहे हैं और हमास 3 मुस्लिम देशों में तूफान अल अक्सा रैली का आयोजन भी कर चुका है। और इन रैलियों की कमान इस्माइल हानिया और खालिद मशाल जैसे हमास के टॉप लीडरों ने संभाल रखी है। हानिया फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का सबसे बड़ा चेहरा है और इजरायल का दावा है कि 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग इस्माइल हानिया ने ही की थी।
जिसके बाद से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। और खालिद मशाल ने भी हमास के लिए दुनिया भर से मदद लाने की कमान संभाल ली, जिसके लिए वो दुनिया भर के मुस्लिम देशों में रैलियां कराने की कोशिश में जुट गया। खालिद मशाल हमास का वही नेता है जिसने 27 अक्टूबर को भारत में फिलिस्तीन समर्थकों की एक रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। और केरल के मलप्पुरम में हमास लीडर खालिद मशाल की उस रैली का आयोजन कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी की यूथ विंग ने किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस रैली में मशाल ने भारत के मुस्लिमों से एकजुट होने को कहा था और उस रैली में मुस्लिमों को भड़काने के लिए खालिद मशाल ने भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें उसने इजराइल पर हमास से बदला लेने की आड़ में गाजा को मिटा देने की साजिश करने का आरोप लगाया था और रैली में शामिल मुस्लिमों से फिलिस्तीनियों का समर्थन करने की अपील की थी। और खालिद मशाल को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के संस्थापक सदस्यों में एक माना जाता है। इजराइल के मीडिया का दावा है कि इस वक्त खालिद मशाल हमास के पोलित ब्यूरो का सदस्य है और वो पश्चिम एशिया के देश कतर में रह रहा है। और यूरोपीय मीडिया के मुताबिक खालिद मशाल हमास के सबसे शक्तिशाली पोलित ब्यूरो का प्रमुख है, जो इस वक्त इजराइल के खिलाफ जारी जंग के लिए हमास में लड़ाकों के भर्ती अभियान में जुटा हुआ है। खालिद मशाल 1956 में वेस्ट बैंक के शहर सिलवाद में पैदा हुआ। 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच हुई जंग की वजह से उसका परिवार बेघर हो गया था। 1976 से 1990 के बीच खालिद मशाल कुवैत में रहा और उसने वहां PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की अगुवाई की थी। इसके बाद 1996 से 2017 तक मशाल हमास के पोलित ब्यूरो का अध्यक्ष रहा। 1997 में जॉर्डन में मशाल की हत्या की कोशिश भी हुई थी, जिसका आरोप इजराइल पर लगा था और उस घटना के बाद इजराइल को हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन को रिहा भी करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी बहुत किरकिरी हुई थी। इस बीच आरोप लगा कि खूंखार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लड़ाके भी हमास के साथ इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के इरादे से गाजा गए थे, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि इजराइल से भिड़ने के लिए मुस्लिम देशों के अलावा तमाम आतंकी संगठन भी एकजुट हो चुके हैं और वो सब मिलकर इजराइल को बहुत बड़ा झटका देना चाहते हैं। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक लश्कर के आतंकियों को गाजा तक पहुंचाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भी बड़ी भूमिका थी। खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि इजराइल पर हमले के 4 दिन बाद ही लश्कर आतंकियों की बड़ी टुकड़ी को रवाना होते देखा गया था। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बड़ा प्लान तैयार किया था, जिसमें उसने लश्कर तैयबा के आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें हमास की मदद के लिए गाजा तक पहुंचाने तक का पूरा प्लान बनाया था। और इतना ही नहीं, आरोप तो यह भी है कि इजराइल के खिलाफ जंग में हमास को पाकिस्तान की तरफ से कई बार मदद मिली। दावा है कि हमास के नेताओं को पाकिस्तान ने लड़ाकों की भर्ती में भी मदद करने का भरोसा दिया है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही पाकिस्तान इजराइल पर हमास के किए हमलों का समर्थन कर रहा है। और हमास के टॉप नेताओं ने 2 दिन पहले इस्लामाबाद में वीडियो लिंक के जरिए तूफान अल अक्सा रैली की, जिसका आयोजन पाकिस्तान के कट्टरवादी धार्मिक संगठनों ने किया था, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन जमाते इस्लामी भी शामिल था। इस्लामाबाद में हुई हमास की उस रैली की तस्वीरें भी सामने आई। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के धार्मिक संगठनों ने हमास के नेताओं को भरोसा दिया कि वो भारत समेत कई देशों से हमास में लड़ाकों की भर्ती कराएंगे। इससे पहले पाकिस्तान के धार्मिक संगठन जमाते इस्लामी के मुखिया सिराजुल हक ने दोहा और कतर में भी हमास के बड़े लीडरों से मुलाकात की थी। इधर हमास की तूफान अल अक्सा रैली को लेकर भारत की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक हमास मुस्लिम देशों के अलावा उन देशों में भी रैलियां करना चाहता है जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। और दावा किया गया कि उन रैलियों को हमास के टॉप लीडर सीधे संबोधित करेंगे और मुस्लिम धर्म के लिए बाकी दुनिया को खतरा बताएंगे, और वो ऐसा हर उस देश में करना चाहते हैं जहां मुस्लिमों की बड़ी आबादी रहती है। हमास की इस योजना की जानकारी मिलने के बाद भारत की खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं और उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक वो इन रैलियों में आए हजारों मुस्लिमों को हमास में भर्ती होने के लिए उकसाएंगे, क्योंकि हमास नेता खालिद मशाल पहले भी केरल में फिलिस्तीनियों के समर्थन में आयोजित एक रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर चुका है। इसीलिए खुफिया एजेंसियों ने मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी। और इस बीच हमास की बच्चा ब्रिगेड की तस्वीर सामने आई, जिसको लेकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पहले भी बड़ा दावा किया था। मोसाद ने आरोप लगाया था कि हमास इस जंग में इजराइल के हमलों से बचने के लिए बच्चों को ढाल बना रहा है और इजराइल के खिलाफ मासूम बच्चों को भी जंग की आग में झोंक दिया।
मोसाद के इन दावों की हकीकत उस वक्त सामने आई जब इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों की तलाश में गाजा के एक घर में घुसे। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उन्हें वहां कई ऐसी तस्वीरें मिली जिनमें कई बच्चे हमास के लड़ाकों की तरह हाथों में खतरनाक हथियार लिए दिखाई दिए। दावा किया कि छापे के दौरान हमास के बच्चा ब्रिगेड ने उन पर फायरिंग की। इससे पहले भी हमास की बच्चा ब्रिगेड की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें बच्चे हमास के कमांडरों की गोद में बैठे दिखाई दिए थे। और इसी वजह से हमास के लड़ाकों पर लगाम लगाने के इरादे से इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में भी लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान इजराइल ने वहां शरणार्थी कैंप में रह रहे 28 फिलिस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 11 लोगों के हमास से जुड़े होने का दावा किया गया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इजराइल की सेना हाथ में बंदूक लेकर गलियों के अंदर हमास के लड़ाकों की तलाश करती नजर आई, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद से इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लड़ाकों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, जिसके लिए वो रात में ही फिलिस्तीनी लड़ाकों पर टूट पड़ी और पूरा वेस्ट बैंक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। छापेमारी के दौरान इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन के 28 नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनमें 11 लोगों के चरमपंथी संगठन हमास से जुड़े होने का दावा किया गया। इस बार वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ने ऐसा जबरदस्त ऑपरेशन चलाया कि फिलिस्तीनी लड़ाकों के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया। इजराइल के सैनिक दंदनाते हुए आगे बढ़े और जमकर गोलियां बरसाईं। एक रोज पहले भी इजराइल की सेना की तरफ से की गई कार्रवाई में फिलिस्तीन के 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। क्योंकि हमास के हमलों के बाद इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भले ही वेस्ट बैंक इजराइल का हिस्सा है, लेकिन वहां फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए कई शरणार्थी कैंप बनाए गए हैं और इजराइल को शक है कि उन कैंपों में फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के लड़ाके भी छिपे हो सकते हैं, जिनका नामो निशान मिटाने की कसम खाकर बैठी इजरायली सेना वहां लगातार छापेमारी कर रही है। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और फिलिस्तीन के लड़ाकों के बीच बढ़े तनाव के बाद पिछले 24 घंटों के अंदर वहां 9 लोगों की मौत हो चुकी है और दावा किया गया कि मरने वालों में 2 लोग इजराइल की सेना की हिरासत में थे। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने जिस तरह इजराइल में कत्लेआम मचाया था, उसके बाद से वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ गया था, क्योंकि वेस्ट बैंक भले ही इजराइल का हिस्सा हो, लेकिन वहां सालों से शरणार्थी कैंप में फिलिस्तीन के नागरिक रहते हैं और इजराइल को शक है कि उनके बीच फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के लड़ाके भी छिपकर रहते हैं। मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है? ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। अटकलें हैं कि इजराइल इस जंग को जीतने के बाद गाजा पट्टी में सैन्य अड्डे बनाने पर भी विचार कर रहा है। इजराइल ने इसके लिए अपनी सुरक्षा का हवाला भी दिया। हालांकि दावा है कि अमेरिका इजराइल की इस योजना से सहमत नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह नेतन्याहू का वो बयान है जिसमें उन्होंने गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल इस युद्ध के खत्म हो जाने के बाद अनिश्चित काल के लिए गाजा पट्टी की जिम्मेदारी लेने पर विचार कर रहा है, जिसका मतलब है कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों का पूरी तरह सफाया करने के बाद भी इजराइल की सेना गाजा पट्टी नहीं छोड़ेगी। लेकिन दावा है कि नेतन्याहू का ये प्लान अमेरिका के गले नहीं उतर रहा। इसीलिए उसने 2 टूक कह दिया कि अगर इजराइल ऐसा कदम उठाता है तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। अमेरिका मानता है कि गाजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करना इजराइल के लिए अच्छा नहीं होगा,
और अमेरिका का ये रुख नेतन्याहू के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गाजा पट्टी में इजराइल का होना जरूरी है। नेतन्याहू ने दलील दी कि हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर वाली घटना को दोहरा भी सकते हैं, जिसे रोकने के लिए इजराइल की सेना का गाजा पट्टी में होना जरूरी है ताकि वो हमास के लड़ाकों पर लगाम लगा सके। जबकि इस जंग की शुरुआत में उसने साफ कर दिया था कि उसका मकसद सिर्फ हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारना है और इस अभियान के पूरा हो जाने के बाद उसकी सेना गाजा पट्टी से वापस आ जाएगी। लेकिन इजराइल अब ये दलील दे रहा है कि अगर उसकी सेना गाजा पट्टी से बाहर निकल जाएगी तो आने वाले वक्त में इजराइल की सुरक्षा फिर खतरे में पड़ सकती है। इजराइल इन दिनों उत्तरी गाजा में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। माना जाता है कि गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में ही हमास के कई टॉप कमांडर और हजारों लड़ाके छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश में इजराइल की सेना दिन रात जुटी है। और इस काम में अमेरिका खुलकर इजराइल की मदद कर रहा है। वो जंग की शुरुआत से इजराइल को कई बार खतरनाक हथियारों की खेप भिजवा चुका है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि वो जंग खत्म होने के बाद इजराइल की मदद नहीं करेगा। यानी उसका साफ इशारा गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे को लेकर है, क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी में अपना मिशन पूरा होने के बाद भी रुकना चाहता है। दावा तो यह भी है कि इजराइल वहां के अलग अलग इलाकों में अपने सैन्य अड्डे तक बनाने की फिराक में, ताकि वो हर वक्त गाजा पट्टी की निगरानी कर सके। लेकिन अमेरिका इस प्लान में उसके साथ नहीं है। It's also clear that Israel cannot occupy Gaza. अमेरिका के मुताबिक गाजा पट्टी पर न तो हमास का कब्जा होना चाहिए और न ही इजराइल का। यानी अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करना चाहा तो उसे अमेरिका का साथ नहीं मिलेगा, और तब अगर इजराइल पर फिर हमला हुआ तो उसे अकेले ही अपने दुश्मनों से भिड़ना पड़ सकता है। यही बात अमेरिका ने इजराइल को इशारों में समझा दी, क्योंकि अमेरिका को डर है कि गाजा पट्टी का हाल कहीं वेस्ट बैंक की तरह ना हो जाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से बाइडेन ने इजराइल को गाजा पट्टी पर कब्जा न करने की नसीहत दी थी, क्योंकि वेस्ट बैंक वो इलाका है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी की जड़ है। वेस्ट बैंक के 40% हिस्से पर फिलिस्तीन का कंट्रोल है, जबकि बाकी हिस्से को इजराइल चलाता है। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच हमेशा जंग जैसे हालात बने रहते हैं। इसी तरह गाजा पट्टी पर इजराइल ने 1967 की जंग के बाद कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में उसे गाजा पट्टी को छोड़ना पड़ा था और 2007 से वहां हमास की हुकूमत चलती है। लेकिन अटकलें हैं कि इजराइल गाजा पट्टी में हमास का सफाया करने के बाद एक बार फिर उस पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि अमेरिका उसे समझाने में जुटा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उसे इस बात का डर है कि वेस्ट बैंक की तरह गाजा पट्टी भी इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि तब वेस्ट बैंक के साथ साथ गाजा पट्टी से भी उस पर आए दिन हमले हो सकते हैं, जिसके लिए अमेरिका को बीच में कूदना पड़ेगा। और इस बीच हमास ने इजराइल को चेतावनी दे दी कि वो गाजा पट्टी पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। हमास ने दो टूक कहा कि गाजा पट्टी में उसे कोई नहीं हरा सकता, और इसके साथ ही उसने अमेरिका को इस मामले में टांग न अड़ाने की नसीहत भी दे दी। हमास की तरफ से जारी बयान में साफ किया गया कि गाजा पट्टी पर शासन का मुद्दा फिलिस्तीनियों का है और कोई भी जबरदस्ती वहां कब्जा नहीं कर सकता। इससे पहले अमेरिका ने यह बयान दिया था कि गाजा पट्टी में हमास का अब कोई भविष्य नहीं है, यानी जल्द ही हमास का सफाया हो जाएगा। लेकिन हमास ने इन दावों को खारिज करते हुए अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी, और उसका ये बयान उस वक्त सामने आया जब नेतन्याहू ने जंग खत्म होने के बाद भी गाजा पट्टी से बाहर न निकलने का इशारा किया। इसका मतलब यह है कि हमास अपनी चेतावनी को सही साबित करने के लिए इजराइल की सेना पर भीषण हमला भी कर सकता है, और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यही नहीं, उसने इजराइल से युद्ध विराम की मांग भी कर दी, ताकि गाजा पट्टी में आम नागरिकों तक मदद पहुंचाई जा सके। अमेरिका ने गाजा पट्टी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने पर जोर दिया। उसने इजराइल से कुछ देर तक हमले रोकने की भी अपील की। यही नहीं, अटकलें तो ये भी हैं कि अमेरिका इजराइल से 3 दिनों तक युद्ध रोकने की भी मांग कर सकता है, ताकि उस दौरान गाजा पट्टी के शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही उत्तरी गाजा में फंसे लाखों लोगों को दक्षिण गाजा में भेजा जा सके, जिससे वो भीषण हमलों से अपनी जान बचा सके। अमेरिका को गाजा पट्टी में फंसे अपने नागरिकों की भी चिंता है। उसके अलावा दावा है कि कई अमेरिकी नागरिक 7 अक्टूबर के बाद से ही हमास के लड़ाकों के कब्जे में। हालांकि हमास ने कुछ दिनों पहले 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया था, लेकिन बाकी बंधकों के बारे में न तो इजराइल पता लगा पाया और न ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ही कामयाबी मिल सकी। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि वो तब तक जंग खत्म नहीं करेंगे जब तक हमास के सभी लड़ाके मारे नहीं जाते। वो सभी बंधकों को छुड़वाने तक युद्ध लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि नेतन्याहू ने कुछ देर तक हमले रोकने का भी इशारा किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं करेगा।
यानी गाजा पट्टी में ये भीषण जंग जारी रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक इजराइल का मकसद पूरा नहीं हो जाता। हमास के लड़ाकों के खात्मे के लिए इजराइल पहले ही गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का दावा कर चुका है। इसके अलावा गाजा शहर को भी इजराइल की सेना पिछले कई दिनों से घेर कर खड़ी है। यानी गाजा पट्टी में इजराइल अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। इसके लिए इजराइल ने अपनी वायु सेना के साथ साथ थल सेना की भी कई ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया। दावा है कि इजराइल की सेना हमास की सुरंगों के जाल को तबाह करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है और दावा है कि उसने गाजा पट्टी के कई इलाकों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू के सलाहकार ने साफ कर दिया कि इजराइल गाजा पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने गाजा पट्टी पर कब्जे की अटकलों को भी खारिज कर दिया। नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक बड़ी खबर आई रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी पर। दुनिया में बदलते हालात के बीच तीसरे विश्व युद्ध का माहौल बनता नजर आ रहा है। रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव ने बयान दिया कि अमेरिका की खराब नीतियों की वजह से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। इससे पहले नेटो और रूस के बीच शीत युद्ध के दौरान हुई सुरक्षा संधि खत्म हो गई, जिससे दुनिया का माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और रूस ने हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े बंधन तोड़ दिए और दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का माहौल बनने लगा। मतलब एक तरफ नेटो और रूस ने हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी सुरक्षा संधि खत्म की, तो वहीं दूसरी ओर रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के संकेत दे दिए, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। यानी उन्होंने दुनिया में मची उथल पुथल के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पत्रुशेव ने बयान दिया कि अमेरिका की विनाशकारी नीतियों से दुनिया खतरे में पड़ गई, क्योंकि उसकी नीतियों की वजह से परमाणु, केमिकल और बायो वेपन के इस्तेमाल का खतरा है। मतलब यह कि रूस ने खतरे की घंटी बजा दी और संकेत दे रहा है कि वो खतरनाक हथियार ही नहीं, परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अब रूस और नेटो शीत युद्ध के दौरान हुई सुरक्षा संधि का हिस्सा नहीं है। और ये दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि नेटो और रूस के बीच शीत युद्ध के दौरान हुई सुरक्षा संधि ऐसे समय में खत्म हुई जब इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। सालों पुरानी इस संधि ने हथियारों के मामले में नेटो और रूस को बांध रखा था, लेकिन संधि खत्म होते ही वो बंधन टूट गया, या यूं कहें कि नेटो और रूस मनमाने तरीके से हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए आजाद हो गए। आसान शब्दों में बोलें तो उन पर हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी लगाम हट गई, जो दुनिया को महाविनाश की ओर ले जा सकती है, क्योंकि नेटो ने ऐलान किया कि रूस के साथ 1990 में हुई सुरक्षा संधि खत्म हो गई। इसे एक दिन पहले ही रूस ने खुद को इस संधि से औपचारिक तौर पर अलग कर लिया था, जबकि वो इस साल जून के महीने में ही शीत युद्ध के दौरान हुई सुरक्षा संधि से अलग होने का ऐलान कर चुका था। लेकिन इस बात का औपचारिक ऐलान तब हुआ जब पश्चिम एशिया जंग की आग में सुलग रहा है, क्योंकि हमास और इजराइल जंग लड़ रहे हैं। और इसी दौरान हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी इस बड़ी घटना ने दुनिया में उथल पुथल मचने के संकेत दे दिए, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान हुई सुरक्षा संधि की वजह से नेटो में शामिल देशों और रूस के हाथ बंधे हुए थे। नेटो और रूस के बीच ये संधि 1990 में हुई, जिसमें देशों के बीच हुए सीमा विवाद सुलझाने के लिए कई नियम बनाए गए थे, जिनके तहत शीत युद्ध के दौरान जिन देशों के बीच विवाद थे उनसे आपस में सीमा तय करने को कहा गया और उनके बीच सैन्य टकराव न होने के हालात बनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि संधि में शामिल देश हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े कड़े नियमों का पालन करते थे। इसीलिए इस संधि को ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप भी कहा जाता है। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि संधि के 2 साल बाद ही इसे पूरी तरह लागू करने में परेशानी होने लगी थी। लेकिन यूक्रेन जंग ने तो इस संधि की बखियाई उधेड़ कर रख दी, क्योंकि नेटो ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए खतरनाक हथियार दिए, जिससे रूस नाराज हो गया। और बात इतनी बढ़ गई कि रूस ने सुरक्षा संधि से खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद नेटो ने भी रूस के साथ हुई सुरक्षा संधि खत्म कर दी, जिसने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ा दिया, क्योंकि 2 महीने पहले नेटो ने खुद इस मामले में खतरे की घंटी बजा दी थी और बयान दिया था कि अगर शीत युद्ध के दौरान हुई सुरक्षा संधि रद्द होती है तो यूरोप में हथियारों की रेस तेज हो जाएगी, जिसका नुकसान सभी देशों को होगा, क्योंकि उन्हें रूस के खतरनाक हथियारों का सामना करना होगा और अपनी सुरक्षा पर पहले की तुलना में दुगना खर्च करना होगा। मतलब रूस और नेटो दोनों इस संधि के अंत के लिए तैयार थे, लेकिन पहला कदम रूस ने उठाया। और इसी साल मई में रूस की संसद के दोनों सदनों से संधि रद्द करने का प्रस्ताव पास हो गया। वैसे रूस ने ऐसा पहली बार नहीं किया है।
इससे पहले वो 2007 और 2015 में भी ये संधि रद्द कर चुका है। हालांकि बाद में उसने अपना फैसला वापस ले लिया था और दोबारा संधि का हिस्सा बन गया था। लेकिन इस बार ऐसा होता नजर नहीं आया, क्योंकि साल भर से ज्यादा समय से रूस यूक्रेन में जंग लड़ रहा है, या यूं कहें कि वो यूक्रेन के पीछे खड़े अमेरिका से दो हाथ कर रहा है, क्योंकि माना जाता है कि नेटो में अमेरिका की ही चलती है। और यूक्रेन के साथ नेटो के कई देश हैं जो हथियारों और पैसों से उसकी मदद कर रहे हैं, जिनमें यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देश पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और हंगरी जैसे देश शामिल हैं। और यूक्रेन रूस से सीमा साझा करता है। यही नहीं, रूस तो यूक्रेन को अपना हिस्सा तक मानता है, जिससे बचने के लिए यूक्रेन ने नेटो का हिस्सा बनने की कोशिश शुरू कर दी थी। और यही रूस और यूक्रेन जंग की वजह बनी, जिसकी आग में धीरे धीरे पूरा यूरोप जलने लगा। क्योंकि रूस ने यूक्रेन का साथ देने वाले यूरोप के देशों में तेल और गैस का संकट पैदा कर दिया। वो अलग बात है कि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने भी रूस पर ढेरों प्रतिबंध लगाए, जिसकी वजह से रूस और भड़क गया। उसने शीत युद्ध के दौरान हुई सुरक्षा संधि रद्द करके समझौते की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर डाली और आरोप लगाया कि संधि में शामिल होने के बावजूद अमेरिका ने पक्षपात किया। और 1996 में सुरक्षा संधि में ऐसे बदलाव किए जिससे रूस का नुकसान हो। यही नहीं, रूस ने नेटो में शामिल देशों पर संधि के नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया और बयान दिया कि रूस ने अपनी सुरक्षा के लिए शीत युद्ध के दौरान हुई सुरक्षा संधि से अलग होने का फैसला लिया, या यूं कहें कि रूस ने तय कर लिया कि वो अपने हथियारों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करेगा और इसमें किसी दूसरे देश को दखल देने का अधिकार नहीं होगा। और यही है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, क्योंकि रूस केवल यूक्रेन में ही हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि वो पश्चिम एशिया में भी हथियारों की सप्लाई कर सकता है, क्योंकि ईरान उससे हथियार लेने के लिए तैयार बैठा है। जिसका मतलब यह कि रूस यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार दिख रहा है। और इसीलिए अमेरिका भी पश्चिम एशिया में सक्रिय है, क्योंकि उसने पश्चिम एशिया में अपनी ऐसी पनडुब्बी भेज दी जिससे बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती है। और अमेरिका की ये पनडुब्बी स्वेज नहर पहुंच चुकी है, यानी मिस्र के पास, क्योंकि स्वेज नहर मिस्र से लगा समंदर का वो हिस्सा है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। और अमेरिका ने अपनी ओहायो क्लास की एक पनडुब्बी को वहीं भेज दिया, जिसमें इतनी ताकत होती है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकती है। यानी अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के नाम पर पश्चिम एशिया में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी और ईरान की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि हमास और इजराइल की जंग की आड़ में ईरान अमेरिका से लड़ने का माहौल बनाता दिखा, जिसमें रूस उसकी मदद कर सकता है। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद शुरू हुई ईरान और रूस की दोस्ती इजराइल और हमास की जंग में और पक्की होती नजर आई, क्योंकि रूस ने हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे इजराइल के खिलाफ बोलना शुरू की और इजराइल के गाजा में किए हमलों की आलोचना भी की, जिससे हमास और इजराइल की जंग के बीच दुनिया दो खेमों में बढ़ती दिखी। या यूं कहें कि साफ साफ नजर आने लगा कि कौन फिलिस्तीन की तरफ है और कौन इजराइल की तरफ, क्योंकि चीन, रूस, ईरान और पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों ने खुलकर इजराइल का विरोध किया, तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देश हमास के अंत के नाम पर इजराइल के साथ खड़े नजर आए। यानी यूक्रेन जंग के बाद दुनिया में जो दो खेमे बने वो इजराइल और हमास की जंग के बाद और साफ नजर आने लगे। यानी इन दोनों युद्धों ने विश्व युद्ध का माहौल बना दिया, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद ही विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। लेकिन उस समय पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश खुलकर अमेरिका का विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन हमास और इजराइल की जंग ने अमेरिका के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जिससे अमेरिका का नुकसान होने लगा। और माना जा रहा है कि रूस ने अमेरिका की इसी कमजोरी का फायदा उठाया और पश्चिम एशिया में पर्दे के पीछे से खेलना शुरू कर दिया। यही नहीं, रूस ने अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने का भी दावा किया और रूस की उत्तरी दिशा में श्वेत सागर में परमाणु हमले करने में सक्षम पनडुब्बी उतार दी। यही नहीं, रूस ने दावा किया कि उसने इस पनडुब्बी से कई मिसाइलों का परीक्षण किया। यानी एक तरफ रूस ने नेटो से सुरक्षा संधि तोड़ी और दूसरी ओर मिसाइलों का परीक्षण कर दिया। यानी उसने अमेरिका को दिखा दिया कि अब वो मनमाने तरीके से अपने हथियारों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने यूक्रेन को विनाशकारी हथियार दिए, जिनका रूस ने उसी अंदाज में जवाब देने का फैसला किया, जिसने एक के बाद एक दो बड़े युद्ध झेल रही दुनिया को मुश्किल में डाल दिया। क्योंकि हमास और इजराइल की जंग हो या यूक्रेन जंग, इसकी आड़ में दुनिया की दो बड़ी ताकतें लड़ रही हैं, जिनके पीछे अलग अलग देश खड़े हैं, जिससे दुनिया में विश्व युद्ध का मैदान सजता नजर आया। बड़ी खबर आई अमेरिका और चीन से जुड़ी। हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने श्रीलंका में बहुत बड़ा दांव चल दिया। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर एक विशाल कंटेनर टर्मिनल बनवाएगा।
इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका उसे 55 करोड़ 30 लाख डॉलर का भारी भरकम लोन देगा। चीन कर्ज दे देकर श्रीलंका को इतनी बुरी तरह फंसा चुका है कि श्रीलंका के लिए उससे निकलना बेहद मुश्किल हो चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। ऐसे में अमेरिका श्रीलंका को चीन के जाल से निकालने के लिए उतर गया और अपने इस मिशन में अमेरिका चीन वाली चाल चलकर ही उसे मात देने की तैयारी में। चीन कर्ज दे देकर श्रीलंका पर कुंडली मारे बैठा। ऐसे में चीन को वहां से बेदखल करने के लिए अमेरिका ने भी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल बनवाने के लिए लोन देने का ऐलान कर दिया, ताकि श्रीलंका को चीन की मुट्ठी से निकाला जा सके और अमेरिका हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी पैठ बना सके। यही वजह रही कि अमेरिका ने ऐलान किया कि वो कोलंबो बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल बनवाने के लिए श्रीलंका को 55 करोड़ 30 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 4,500 करोड़ रुपयों का लोन देगा। लेकिन ये लोन श्रीलंका को चीन के दिए कर्ज की तरह नहीं होगा जो श्रीलंका को और गर्त में ले जाए, बल्कि अमेरिका का दावा है कि उसका दिया कर्ज श्रीलंका को मजबूत करने में मदद करेगा। श्रीलंका में अमेरिका का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसके जरिए अमेरिका एक तीर से कई निशाने साधने वाला है। उसका प्लान श्रीलंका से चीन का बोरिया बिस्तर सिमटवाने का तो है ही, श्रीलंका में एंट्री करके अमेरिका हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी पकड़ भी मजबूत करना चाहता है। और अमेरिका के इस प्लान से भारत का भी फायदा होने वाला है, क्योंकि चीन हिंद महासागर में हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ा है। वो श्रीलंका तक अपनी पहुंच का बेजा इस्तेमाल करता है। और तो और श्रीलंका में अपने जहाज भेजकर चीन भारत की जासूसी तक कर सकता है। पिछले साल ये बात लगभग पक्की भी हो गई थी, क्योंकि पिछले साल चीन ने रिसर्च का बहाना बनाकर अपने युआंग वांग 5 जहाज को श्रीलंका के रास्ते हिंद महासागर में भेज दिया था। बेहद ताकतवर एंटेना होने की वजह से चीन का युआन वांग 5 जहाज लंबी दूरी तक नजर रख सकता है। चीन की सेना की स्पेस विंग युआन वांग 5 जहाज को अंतरिक्ष में सैटेलाइटों को ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल करती है। इसलिए तब भारत ने चीन के जहाज के खिलाफ श्रीलंका से विरोध भी जताया था। पिछले कुछ साल में हिंद महासागर के इलाके में चीन के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों की मौजूदगी भी बढ़ी है। यानी चीन हिंद महासागर में भी वैसी ही दादागिरी करना चाहता है जैसी वो दक्षिण चीन सागर में कर रहा है। लेकिन हिंद महासागर में भारत की वजह से चीन मनमानी नहीं कर पाता। इसलिए चीन ने हिंद महासागर में अपनी साजिश को साकार करने के लिए श्रीलंका जैसे छोटे से देश को मोहरा बनाया। श्रीलंका का विकास करने के नाम पर चीन ने उसे इतना कर्ज दिया कि वो चीन की साजिश का शिकार हो गया। और आज श्रीलंका चीन के कर्ज और एहसानों के बोझ तले दबा है। श्रीलंका के दक्षिण में मौजूद हम्बनटोटा बंदरगाह का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने। हम्बनटोटा बंदरगाह को बनवाने के लिए चीन ने इतना पैसा बहाया कि श्रीलंका चीन के कर्ज के मकड़ जाल में बुरी तरह उलझ गया। हम्बनटोटा बंदरगाह हमेशा घाटे में रहा और श्रीलंका चीन का कर्ज उतार ही नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि 2017 में श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को 99 साल की लीज पर देना पड़ गया। और हम्बनटोटा बंदरगाह अपनी लोकेशन की वजह से काफी अहम है, क्योंकि वो पूर्वी पश्चिमी सी रूट के काफी करीब है। मगर हम्बनटोटा बंदरगाह तो बस एक प्रोजेक्ट है। साल 2000 से अब तक चीन श्रीलंका में करीब 300 प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा चुका है, जिन्हें चुकाने में श्रीलंका का पसीना निकल गया है। और श्रीलंका चीन से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। इसलिए अब अमेरिका चीन के कर्ज की काट निकालने के लिए श्रीलंका को लोन दे रहा है, ताकि श्रीलंका को चीन के चंगुल से निकालकर चीन को हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में अलग थलग किया जा सके। चीन और अमेरिका के बीच हिंद और प्रशांत महासागर का इलाका ही विवाद की जड़ बना हुआ है। दोनों देश वहां अपनी अपनी खेमेबंदी में लगे हैं और अकेला हिंद महासागर ही बेहद विशाल इलाका है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से शुरू होकर पश्चिम में दक्षिण अफ्रीका तक ये जाता है। उत्तर में आने वाले अरब सागर और फारस की खाड़ी भी हिंद महासागर के हिस्से हैं और नीचे दक्षिण तक हिंद महासागर फैला हुआ है। हिंद महासागर में कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट हैं और उस हिंद महासागर के बीचों बीच श्रीलंका है। इसलिए छोटा होने के बावजूद श्रीलंका बेहद अहम बन जाता है। यही वजह है कि चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां उसके लिए आमने सामने हैं। लेकिन अगर अमेरिका श्रीलंका में कूदा है तो चीन पश्चिम एशिया के देश ओमान में पैठ बनाने की फिराक में। अमेरिका की मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को उनके सलाहकारों ने जानकारी दी कि चीन ओमान में अपना सैन्य ठिकाना बनाने की प्लानिंग कर रहा है। और पिछले महीने चीन ने ओमान के साथ एक युद्ध अभ्यास किया भी था। तब दोनों देशों के अधिकारियों के बीच एक अहम मीटिंग होने की खबर भी आई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने बाइडेन को बताया कि उसी मीटिंग में चीन के ओमान में मिलिट्री बेस बनाने का मुद्दा उठा और ओमान के अधिकारियों ने खुशी खुशी चीन का प्रस्ताव मान भी लिया।
ओमान पश्चिम एशिया का वो देश है जो किसी खेमे में शामिल नहीं है। वो अमेरिका से भी दोस्ती रखता है और चीन से भी। ओमान में अमेरिका के करीब 200 सैनिक भी तैनात हैं और ओमान के पास फारस की खाड़ी के उस पार ही ईरान है और उससे भी ओमान के अच्छे रिश्ते हैं। वहीं ईरान और चीन की दोस्ती तो जग जाहिर है ही। ऐसे में अगर चीन ओमान में अपना मिलिट्री बेस बनाएगा तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन चीन से निपटने के लिए अमेरिका भी पूरी तैयारी में जुटा है। उसे अंदाजा है कि हालात बेहद नाजुक हैं और जरा सी चिंगारी उसके और चीन के बीच भयानक जंग को भड़का सकती है। इसलिए खबर है कि अमेरिका 1000 परमाणु क्रूज मिसाइलें खरीदने की तैयारी में है, जो हवा से ही अमेरिका के रूस, चीन और ईरान जैसे दुश्मनों पर परमाणु बम फोड़ सकती है। अमेरिका की ये 1000 मिसाइलें आम परमाणु मिसाइलें नहीं होंगी, बल्कि वो बनाई ही उस वक्त के लिए जा रही हैं जब जंग में अमेरिका के दुश्मन अपने एकदम तगड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम मैदान में तैनात कर दें और परमाणु बॉम्बरों से लेकर लड़ाकू विमानों के लिए न्यूक्लियर अटैक करना नामुमकिन हो जाए। उस स्थिति में अमेरिका की ये खास क्रूज मिसाइलें जंग में एंट्री लेंगी और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आए बिना दूर से ही परमाणु बम दाग देंगी। उधर चीन और फिलीपींस के बीच भी जंग की तलवारें खिंच गई। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन पर फिलीपींस में खुफिया एजेंट भेजने का आरोप लगा, जिससे फिलीपींस में हड़कंप मच गया, क्योंकि वहां की पुलिस ने इस मामले में राजधानी मनीला में चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन ने साजिश के तहत उसके देश में अपने स्लीपर सेल यानी खुफिया तरीके से काम करने वाले एजेंटों को तैनात किया, जो फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेजों के जरिए फिलीपींस में दाखिल हुए थे। यही नहीं, फिलीपींस की पुलिस के मुताबिक चीन के खुफिया एजेंटों ने सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए फिलीपींस में नौकरी भी हासिल की थी। चीन की दादागिरी से साफ है कि वो फिलीपींस को उकसाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता है। फिलीपींस की पुलिस को शक है कि चीन के स्लीपर सेलों ने जो जानकारियां चीन भेजी वो फिलीपींस के लिए खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि फिलीपींस और चीन के बीच लंबे समय से विवाद रहा है और इसीलिए फिलीपींस की पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई, क्योंकि आशंका जताई गई कि फिलीपींस में चीन के कई और स्लीपर सेल एक्टिव हो सकते हैं। हालांकि चीन ने फिलीपींस में खुफिया एजेंटों को तैनात करने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक फिलीपींस में मौजूद चीन के दूतावास ने फिलीपींस के आरोपों को चीन विरोधी करार दिया और दावा किया कि चीन पर जानबूझकर इस तरह के आरोप लगाए गए ताकि फिलीपींस में रहने वाले चीन के नागरिकों को परेशान किया जा सके। हालांकि स्लीपर सेल के मामले की जांच में चीन ने फिलीपींस के साथ काम करने की बात कही, लेकिन फिलीपींस में चीन के दूतावास ने साफ कर दिया कि बिना किसी सबूत के लगाए गए आरोप दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने का काम करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ चल रही जांच पर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसद की एथिक्स कमेटी ने उनकी संसद सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की है। संसद की एथिक्स कमेटी उन पर सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोपों की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस कमेटी ने सरकार से मामले की समयबद्ध जांच कराने की सिफारिश भी की है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, तो क्या मतलब निकाला जाए, सदस्यता भी जा सकती है? देखिए किशोर, कल शाम को 4 बजे इस कमेटी की बैठक है, एथिक्स कमेटी की बैठक होगी और उसमें ये बाकायदा जो रिपोर्ट एडॉप्ट की गई है उसमें कहा जाएगा कि महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है 17वीं लोकसभा से वो रिजेक्ट की जाए, उसको वापस लिया जाए। तो महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है उनकी सदस्यता जाने के लिए एक बड़ा संदेश कल की बैठक से निकल सकता है। और पिछली बार की आपको याद होगा कि जब ये बैठक हुई थी उसमें विपक्ष के कुछ सांसद बाहर निकल गए थे। उनका ये कहना था कि वहां पर कई ऐसे सवाल पूछे गए थे पूरी तरीके से पर्सनल थे और वो सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए थे। लेकिन अब जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि एथिक्स कमेटी ने पाया कि महुआ मोइत्रा का इस पूरे मामले में जिस तरीके का व्यवहार था और जो पूरी बातचीत की गई थी वो अनएथिकल थी और इस मामले में सदस्यता ली जानी चाहिए, क्योंकि जो सवाल जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा एक तरह से जो पार्लियामेंट्री सदस्यों के लिए जो पूरा एथिक्स होता है उसका पूरा उल्लंघन किया गया। और इस कारण कल की ये कमेटी की बैठक में ये कहा जा सकता है कि महुआ मोइत्रा की के मामले में सरकार सख्त एक्शन ले और 17वीं लोकसभा से इनकी सदस्यता वापस ली जाए। शुक्रिया विक्रांत आपका। इधर सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान आईटी और बैंक को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स में तेजी रही और सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी, ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 33 अंक बढ़कर 64,975 पर बंद हुआ,
जबकि निफ्टी 36 अंकों की बढ़त के साथ 19,443 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में एक लग्जरी स्टोर लॉन्च किया। इस स्टोर का नाम स्वदेश है, जिसमें देश के मशहूर शिल्पकारों और कलाकारों की बनाई गई मूर्तियां, पेंटिंग और कार्पेट जैसे सामान रखा गया है। देश के कई शहरों में स्वदेश के स्टोर खोले जाने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप में भी स्वदेश के स्टोर खोले जाएंगे। स्वदेश स्टोर में मिलने वाले प्रोडक्ट रिलायंस के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी मिलेंगे। Swadesh is an ode to India's traditional arts and artisans. It's our humble initiative to give respect and sustenance to them. अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है, अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है, रास्ता कोई नदी यूं ही कहां छोड़ती है। सौबात की एक बात कही नूर ने, खुद भी खो जाती है, मिट जाती है, मर जाती है जब कोई कौम कभी अपनी ज़बान छोड़ती है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा सौबात की।